क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है एथिक्स का, उसमें ये एक मेन एथिकल चीज होती है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करा सकते हो बेस्ड ऑन योर एजुकेशन एंड योर डिग्री दैट यू आर होल्डिंग इन साइकोलॉजी। ठीक है, अब इससे हम फर्दर मूव करेंगे क्योंकि आज की जो हमारी मीटिंग है इसका एक पर्पस ये था कि हम एक लेक्चर जो कि होगा जनरल कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर और जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि हमें एपीए ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये पेश करने का मकसद क्या था। ये पेश करने का मकसद ये था, चूंकि हम जिस भी किसी प्रोफेशनल फील्ड की बात करते हैं तो कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होती है जो कि उस जो स्पेसिफिक डोमेन है उसमें एक प्रोफेशनल काम किस तरह से करे, उससे रिलेटेड एक डायरेक्शन और एक क्लियर लिमिटेशन उसकी, ऑब्लिगेशंस उसकी, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है उस प्रोफेशनल को, और वो प्रोफेशनल इस बात को मेक श्योर करता है कि वो उन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को अबाइड करेगा। ठीक है, कोई भी अनएथिकल कंडक्ट होने से बेसिकली ये जनरल प्रिंसिपल्स और ये जो एथिकल गाइडलाइंस हैं ये रोकती हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स में और एथिकल गाइडलाइंस या एथिकल स्टैंडर्ड्स हम कह लें, इनमें फर्क है। प्रिंसिपल इज बेसिकली एक क्लियर डायरेक्शन है। ठीक है, बेसिकली कि आपके क्या रूल्स हैं, आपके क्या रेगुलेशंस हैं, होता है ना, डिसिप्लिन होता है, लेकिन प्लान थोड़ा अलग होता है। प्लान आपको ये बताता है कि आपने किसी चीज को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, लेकिन डिसिप्लिन जो है एक जनरल चीज होती है, वो आपको बताती है कि हाँ बेसिकली आपने बिहेव किस तरह से करना है जब आप लोगों से मिल रहे हो, या आप एज अ प्रोफेशनल जब आप किसी जगह पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या आपके जो है एक जनरल आउटलुक कैसी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रिंसिपल्स के डोमेन में आते हैं। लेकिन जब हम जनरल एथिकल गाइडलाइंस की बात करते हैं तो गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर थिंग्स जो कि आपको डूज एंड डोंट्स बता देती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या ऑब्लिगेशंस हैं आपकी, आपके क्या प्रोफेशनल रोल्स हैं, ये इस चीज को क्लियर करती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है इसका एजेंडा पहला तो ये है कि हम जो 5 बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें एपीए ने प्रोवाइड किए हैं साइकोलॉजी के सभी डोमेन्स को कवर करने के लिए, लाइक वो चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो कोई एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कोई फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं साइकोलॉजी के डिफरेंट डोमेन में, दे ऑल आर अबाइड टू फॉलो दीज जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट डोमेन है, लिमिटेड नहीं है, और इसी तरह से इसकी सब डोमेन्स भी बहुत ज्यादा हैं। और उसके बाद हम इन चीजों को कवर करने के बाद हम आएंगे जनरल एथिकल गाइडलाइंस के ऊपर या एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जो कि प्योरली रिलेटेड हैं काउंसलिंग और थेरेपी से रिलेटेड। इस चीज को यहाँ पर स्पेसिफिक करने का मकसद ये था कि हम, क्योंकि ये एथिकल गाइडलाइंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ एज अ काउंसलर या एज अ थेरेपिस्ट काम नहीं करता है, एज एन असेसर भी काम करता है। उसके अलावा कभी कभी उसको एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी काम करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा लॉ इन्फोर्समेंट रिलेटेड कोई केस आ जाता है, तब उसे अपनी क्लिनिकल जजमेंट भी देनी होती है, उस चीज़ की एथिकल स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। लेकिन अभी चूंकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मकसद क्या है, उसके मकसद से कौन सी एथिकल गाइडलाइन रिलेट कर रही है, उस हिसाब से मैंने आज के टॉपिक को समराइज करते हुए इस चीज के ऊपर स्टिक रहने का सोचा है। ठीक है, बाकी जैसे आप लोगों का इनपुट रहेगा, अगर आप लोग बाकी जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में भी चाहेंगे कि हम डिस्कशन करें, तो इंशाल्लाह हम उस चीज को भी प्लान कर सकते हैं। सो नाउ प्रोसीडिंग टू द प्रिंसिपल्स, जो कि बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हैं एपीए ने जो प्रोवाइड किए हैं। स्लाइड शेयर कर चुके हैं हम, अनिला? जी कर चुके हैं। ओके, सो हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस का। बेनिफिसेंस बेसिकली बेनिफिट के नाम से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और इसका मकसद ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट जब भी अपनी किसी भी प्रोफेशनल रोल में काम कर रहा होता है, चाहे वो एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है, चाहे वो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, या किसी भी कम्युनिटी को वो सर्व कर रहा है किसी भी रोल में आते हुए, किसी भी प्रोफेशनल रोल में आते हुए, तो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस तरह से वो अपने क्लाइंट को
प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह सबसे ज्यादा वो उसकी वेलबींग सर्व कर सकता है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, जिस किसी के साथ भी प्रोफेशनल रोल में आते हैं, चाहे वो कोई अथॉरिटी फिगर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई माइनर केस है, चाहे वो कोई एजुकेशनल सेटअप है, तो सबसे पहले वो सेफगार्ड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंडिविजुअल या उस सोसाइटी के वेलफेयर को। ठीक है, फलाह व बहबूद, जितनी वो सोसाइटी को, कम्युनिटी को जितना ज्यादा वो सर्व कर सके, दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस जो कि एपीए हमें कहता है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, लोगों की वेलबींग के लिए काम करना है जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, जिसके साथ भी आप प्रोफेशनल इंटरेक्शन में हो। अच्छा, ये चीज सिर्फ और सिर्फ लोगों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को डील करने से रिलेटेड नहीं है। साइकोलॉजिस्ट, एज यू नो कि हम एज ए रिसर्चर कितना ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो एज ए रिसर्चर जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने की बात करते हो, तो बाज़ औक़ात इंसानों के ऊपर डायरेक्टली किसी चीज को टेस्ट करने के बजाय एनिमल्स के ऊपर उन चीजों को टेस्ट किया जाता है। जब वहां से उस चीज की हमें कोई बेनिफिट नजर आए, तो फिर उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता टाइमली इंसानों के ऊपर टेस्ट करने की तरफ लाया जाता है। तो यहाँ पर एपीए की ये जो गाइडलाइन है कि ये भी कहती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट को डील करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना है, बल्कि अगर आप किसी ऐसे लिविंग बीइंग का के साथ काम कर रहे हो जो कि डेफिनेटली हमारी स्पीशीज से नहीं है, एनिमल्स हैं, आपको उनकी भी जो लॉज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी वेलफेयर को भी आपने उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके जो टारगेटेड पॉपुलेशन है वो है। ठीक है, जिनसे आप ना सिर्फ नॉलेज ले रहे हो, बल्कि आपको ना सिर्फ एक चीज उनके ऊपर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, एक चीज टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इन रिटर्न आपकी ये फर्स्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके वेलफेयर का भी ख्याल रखें और उनको मिनिमल हार्म जो है वो पहुंचे। अच्छा, इसकी भी कंडीशंस हैं। हार्म, पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जब भी एक साइकोलॉजिस्ट या एज अ रिसर्चर काम करते हुए कोई इंडिविजुअल या कोई भी प्रोफेशनल इनकाउंटर करता है, तो उसको अपनी एथिकल जजमेंट या ये कह लो कि प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करते हुए ये चीज डिसाइड करनी है कि वो हार्म जो है पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, या इस चीज को टेस्ट करने के लिए उसको हार्म की किस इंटेंसिटी तक रखना पड़ेगा। इस चीज को अगर हम डिस्कस करें तो ये चीज काफी लंबी है, क्योंकि हिस्ट्री में इस तरह के कुछ क्या कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स साइकोलॉजिस्ट की तरफ से किए गए थे कुछ चीज़ों को स्टैब्लिश करने के लिए या कुछ ट्रेड्स के ऊपर स्टडी करने के लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह इंट्रोड्यूस कराया गया था सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि खैर उस वक्त तो उस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा गवर्निंग बॉडीज वगैरह ने एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त तक के जो एपीए ने जो अभी गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए हैं, इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। लेकिन लेटर ऑन उन चीज़ों को चैलेंज भी किया गया था और उनके ऊपर एथिकल कमेटीज बैठी थी, और फिर उसके जो भी ट्रायल्स वगैरह बनते थे वो चीज़ें रन की गई थी। ठीक है, सो एक एथिकल जो फर्स्ट हमारा एथिकल प्रिंसिपल है दैट इज कि आपने बेनिफिट को जिस किसी भी इंसान के साथ, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिस किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, सबसे पहले उसकी वेलबींग को, उसके वेलफेयर के लिए आपने काम करना है, बेनिफिट मैक्सिमाइज करना है उसके लिए, और जो थ्रेट ऑफ हार्म है उसको कम से कम रखना है। और अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जिसमें कि आपको देखना पड़े कि हार्म की इंटेंसिटी है या नहीं है, या सस्पेक्ट किया जा सकता है, तो वहां पर आपको अपने इन सारे एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर नजर दौड़ाते हुए एक बहुत वाइज प्रोफेशनल जजमेंट वहां पर ड्रॉ करते हुए एक्शन लेना है कि आप वहां से हार्म को विड्रॉ करें। ठीक है, उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट जो है जब भी वो काम कर रहा होता है किसी की भी वेलफेयर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अवेयर होता है कि किस तरह से उसकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी मेंटल बीइंग और फिजिकल बीइंग दूसरे इंसान को या दूसरे वेलफेयर को, या उसकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड क्या है जो कि दूसरों को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो माइंड बॉडी एक रिलेशनशिप है ना, तो आपकी आउटलुक और आपकी जो मेंटल आउटलुक है, ये दोनों ही एक कनेक्शन फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो जब जहां पर हम मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं किसी भी चीज के बेनिफिट को, तो वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट को अपनी वेलबींग, अपनी फिजिकल वेलबींग और अपनी मेंटल वेलबींग से भी बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है कि वो इस स्टेज में है कि वो
मैक्सिमाइज कर सके अपनी सोसाइटी के लिए बेनिफिट को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी अगर फोरम के ऊपर वो काम कर रहा है तो। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिडेलिटी बेसिकली अगर हम सोचें तो इसको अगर हम सिंपलर वर्ड्स में ट्रांसलेट करना चाहें तो इसका मतलब होता है वफादारी। ठीक है, तो बेसिकली क्या ऐसी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक थेरेपिस्ट की और किस हद तक उसे उनके साथ अबाइड करना है, तो ये जो प्रिंसिपल है उन चीज़ों के साथ डील करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी फिडेलिटी की बात आती है तो आप किस चीज़ को वफादार समझते हो? हमेशा उस चीज़ को आप वफादार समझते हो, उस इंसान को आप वफादार समझते हो जो कि आपका ट्रस्ट जीतता है। ठीक है, ट्रस्ट इज द बेसिक एलिमेंट। ठीक है तो एक साइकोलॉजिस्ट या कोई भी प्रोफेशनल जो कि साइकोलॉजी की डोमेन से रिलेटेड है या साइकोलॉजी के साथ समहाउ एसोसिएटेड है, तो वो अपनी पॉपुलेशन के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या वन टू वन किसी के साथ काम कर रहा है, तो सबसे पहले एक ट्रस्ट का एलिमेंट, ट्रस्ट का फैक्टर स्टैब्लिश करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस इंसान के साथ या उस सोसाइटी के साथ। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं ना क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, तो रैपो बिल्डिंग ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपकी, अगर आपके क्लाइंट के साथ अच्छी बन गई ना, तो ये आपकी थेरेपी की प्रोग्रेस को भी बहुत ऑनगोइंग, उसका स्टेटस क्या रहेगा प्रोग्रेस का, इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से टैप करता है। तो इस हद तक ट्रस्ट का फैक्टर साइकोलॉजी की डोमेन में इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी की डोमेन में ये इस चीज़ को इस हद तक अहमियत दी जाती है कि एक साइकोलॉजिस्ट ट्रस्ट का एलिमेंट तब एक सोसाइटी के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस चीज़ को पुख्ता कर पाता है अपने आप के लिए, जब वो अपने रोल के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, अपनी एजुकेशन को, अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, किसी भी चीज़ को वो क्या कह सकते हैं कि फेक नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें, जब आप फेक कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को या अपने क्रेडेंशियल्स वो बता रहे होते हैं जो कि आप एक्चुअली होल्ड नहीं करते हो या जिनमें आपकी जो आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टी में फॉल नहीं करते हैं, तो जब आपको वो वाला रोल असाइन किया जाता है तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हो, या ये कह लो कि 100% तो इज स्टिल अ वेरी आइडियल स्टेटस, या जिसको अटेन करना अभी भी थोड़ा अनरियलिस्टिक समझा जाता है, एंड एक्चुअली रियलिस्टिकली भी अनरियलिस्टिक है। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट जहाँ पर परफेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर रियलिस्टिक होना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से जब एक ट्रस्ट का एलिमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए कहा जा रहा होता है, तो उसमें आपको रियलिस्टिकली अपनी हर एक चीज़ को प्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो किसी भी काम को लेकर, किसी भी डोमेन को लेकर, जो जॉब आपको असाइन की जा रही है उसका जेडी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और ये चीज़ आपको पता हो कि ये जो जेडी है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए या उसमें मुझे अपनी प्रोफेशनल रोल देने के लिए डिजायर्ड वो ट्रेनिंग, वो स्किल्स मेरे अंदर हैं या नहीं, या मेरी एजुकेशन ने मुझे वो प्रोवाइड किया है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हर एक चीज़ को प्योर रखते हुए, हर एक चीज़ को क्लीन रखते हुए, मिरर क्लीन रखते हुए, एक साइकोलॉजिस्ट एक ट्रस्ट का एलिमेंट डेवलप करता है हर उस शख्स के साथ या हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके साथ वो इंटरेक्शन में है। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ psychologists uphold professional standards of conduct, clarify their professional roles and obligations, accept appropriate responsibility for their behavior, and seek to manage conflicts of interest that could lead to exploitation or harm. अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट somehow ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको भी एक साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है समहाउ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ यू नो बीइंग हायर्ड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपना प्रोफेशनल रोल, अपनी लिमिटेशन, अपनी ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही उनके साथ फाइनल कर लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि लेटर ऑन कोई भी ऐसा एथिकल इशू अराइज ना हो या उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ क्वेश्चन ना की जाए आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कि बाद में वो एथिकल कोई ना कोई इशू या कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए ऐसा अराइज करे कि आपके लिए भी वो हार्मफुल हो और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो चीज़ हार्मफुल हो। ओके।
यहाँ तक मेरी आवाज सबको आ रही है या नहीं? क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्रीन पर एक मैसेज देख रही थी किसी का। यस मैम, जी क्लियर है। क्या कोई मुझे मैम बता सकता है? आ रही है क्लियर है आपकी मैम। ओके, आवाज। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी। ओके। उसके साथ साथ जब हम फिडेलिटी की बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हम बड़े स्केल पर काम कर रहे होते हैं, किसी भी कम्युनिटी वर्क में हैं, सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, या आजकल आप देखो तो यूनाइटेड नेशन जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रही है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। तो उसके लिए भी चूंकि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हो ना, और उसमें डिफरेंट रोल्स भी होंगे और प्रोफेशनल्स भी होंगे, तो जहाँ पर बात आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और फिडेलिटी की, तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को ये एक जजमेंट भी ड्रॉ करनी है कि उसको अपने कोलीग्स के साथ किस हद तक मिंगल करना है, अपने कोलीग्स के साथ अपने किसी क्लाइंट की या अपने प्रोफेशनल रोल से रिलेटेड किस हद तक इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है, ठीक है, जो कि उसकी जेडी के साथ रिलेट कर रहा हो, और उसकी जो इमीडिएट अथॉरिटी कौन सी है, किसको उन्होंने जाकर हर एक चीज को रिपोर्ट करना है और किस हद तक डिस्क्लोज करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि एथिकल डायलेमा होता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो वहाँ पर जो है एक साइकोलॉजिस्ट को बहुत वाइजली प्रोफेशनल जजमेंट अपनी ड्रॉ करनी होती है। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, थेरेपी के सेक्शन में भी मैंने इसको वहाँ पर मर्ज कर दिया है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खैर यहाँ पर इस चीज़ को हम समअप करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि उसको कहाँ किस मसले के लिए किससे रेफर करना है, किसको कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और अपने कोलीग्स के साथ जो उसका इंटरेक्शन है वो किस तरह का होगा, और किस तरह से एक ट्रस्ट का एलिमेंट उसने ओवरऑल डेवलप किए रखना है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बल्कि अपने कॉलीग्स के साथ भी। ओके, सो आवाज के इशू आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी हो रहे हैं, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है इंटेग्रिटी का। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट जो है, जैसे पहले हमने ये हमारा जो पिछला प्रिंसिपल है उसी के साथ इन रिलेशन में है। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर रहे हैं कि एक साइकोलॉजी को एक्यूरेसी, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस इन एनी साइंस जिसमें भी वो एंगेज्ड है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो उसका एज अ रिसर्चर रोल है, या चाहे वो एज अ क्लिनिशियन उसका रोल है, उसमें किस हद तक एक्यूरेसी, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस का एलिमेंट शामिल होना चाहिए और थ्रू आउट शामिल होना चाहिए, ताकि उसका जो रिलेशनशिप है अपनी इमीडिएट प्रोफेशनल इंसान के साथ वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो है कभी भी चोरी, धोखेबाजी, चीटिंग, फ्रॉड, सबोताज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल की क्या कह सकते हैं कैरेक्टर को या उसकी पर्सनालिटी को, और इंटेंशनल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी फैक्ट या चीजों को फॉल्सिफाइबल करना, ये इन सब चीजों से एक साइकोलॉजिस्ट दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? क्यों? अगेन हमने वो जो एथिकल डायलेमास अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें हार्म किस हद तक एक साइकोलॉजिस्ट को अवॉइड करना है, ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि दूसरे जो पार्टीज उसके साथ जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का मैक्सिमाइज ख्याल रखना है हर एक सेटिंग में। ठीक है, और इंटेग्रिटी एक इंसान कभी भी हमेशा तभी मेंटेन कर पाता है चीज़ों की जब वो ऑनेस्टी, एक्यूरेसी और ट्रुथफुलनेस को अपना बेसिक प्रिंसिपल बना के रखता है, और हर तरह के ऐसे एलिमेंट्स अपने आप को दूर रखता है जो कि उसकी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स को क्वेश्चनेबल बना सकते हैं। ये जो हमने कुछ एलिमेंट्स डिस्कस किए, जो कि चीटिंग है, फ्रॉड है, सबोताज करना है, या मिस इंटरप्रेट करना है, या फॉल्सिफाइबल करना है कुछ फैक्ट्स को, तो ये ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप इन चीज़ों को होल्ड करते हो, या ये कह लें कि किसी भी प्रॉब्लम से शॉर्ट टर्म के लिए एस्केप के लिए अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हो, तो लेटर ऑन ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही क्वेश्चनेबल बना सकती हैं। तो जहाँ पर एक ट्रस्ट का एलिमेंट ही नहीं होगा, तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपने प्रोफेशनल रोल को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर सकेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा नहीं कर सकेगा। A psychologist always strive to keep their promises and to avoid unwise or unclear commitments. ठीक है?
जेडी जितना ज़्यादा आपको क्लियर होगा उतना ज़्यादा आप अपनी उन चीज़ों के साथ स्टिक रहोगे और उन चीज़ों को जस्टिफाइबली परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। हमेशा उन कमिटमेंट से साइकोलॉजिस्ट दूर रहेगा जो कि उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को चैलेंज कर सकती हो या जिनको आगे जाके वो बेहतर तरीके से परफॉर्म ना कर सकते हो। तो इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट को अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है और बेसिकली अपनी मेंटल स्टेट से हर पॉइंट पर अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके साथ साथ दे आर रिस्पॉन्सिबल टू करेक्ट एनी रिजल्टिंग मिसट्रस्ट और अदर हार्मफुल इफेक्ट्स दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ सच टेक्निक्स। अगर यू नो हम देखें जब भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कुछ डायलेमास की वजह से या ये कह लें कि कुछ थ्रेट्स की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ रिसर्च टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उनको क्या कह लें कि रेप्लिकेट किया जाता है या ये कह लें कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि एग्जैक्ट वही टॉपिक जो है कॉपी करके कोई और उनसे पहले रिसर्च जो है स्टार्ट कर देता है, ऑल्दो ओरिजिनल आइडिया किसी और का होता है। तो ऐसे केसेस में समटाइम्स ऐसा होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट को रिसर्च करते हुए मैं ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये किसी और रोल में भी इस तरह की फॉल्सिफाइबिलिटी कभी ना कभी एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए एक इंसान को करनी पड़ जाती है। तो खैर उसमें होता ये है कि आपको जो रिसर्च का एक्चुअल टॉपिक है कभी कभी मास्क करना पड़ता है, लेकिन उसको इतना मास्क नहीं किया जाता है कि वो टॉपिक का बिल्कुल ही अलग करके या बिल्कुल ही चेंज करके आप अपने कंसेंट फॉर्म में ऐड कर दो। नहीं, उसको मास्क किया जाता है। तो लेटर ऑन ऐसी चीजें जो हैं समटाइम्स फिर ऐसा होता है कि वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपसे कहते हैं कि हमें रिजल्ट इसका चाहिए होगा, जिसके लिए आप नीचे अपनी ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर देते हो कि ठीक है आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर, पूछ सकते हैं हमसे। तो तब जब आप उनको रिजल्ट बता रहे होंगे, कुछ ट्रेड्स बता रहे होंगे, तो तब ये एक सवाल आ सकता है कि आपने तो रिसर्च फॉर्म फिल कराते हुए हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था कि आप इन चीज़ों को टैप कर रहे हो। तो वहां पर आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब ऐसा एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट अराइज हो रहा हो तो आपको डीब्रीफ करना है उस इंसान को, उस पार्टिसिपेंट को, उस क्लाइंट को, उसके मकसद से, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पर एथिकल जजमेंट एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा मैटर करती है हर एक स्टेप पर, और वो एथिकल जजमेंट वो तभी क्लियरली ले सकता है जब उसे ये सारे प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेकंड लास्ट, वो है जस्टिस। अब साइकोलॉजिस्ट जो है हमेशा अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में किसी भी रोल में हो वो, उसमें जस्टिस के एलिमेंट को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में सर्व कर रहा हो, किसी भी रेस के लोगों को जो है वो सर्व कर रहा हो, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को सर्व कर रहा हो, ठीक है। इक्वालिटी, ठीक है, इक्वल क्वालिटी अपनी सर्विसेज में मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबके साथ इंसाफ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ग्रुप सेटिंग में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उस ग्रुप में किसी एक मेंबर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और बाकी लोग जो हैं उसमें नेग्लेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान है उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और दूसरा बंदा जो कि सेम प्रॉब्लम के साथ आ रहा है लेकिन समहाउ आप उसकी प्रॉब्लम को उतना सीरियसली नहीं डील कर पा रहे हो, ठीक है। सो जस्टिस का एलिमेंट शुड बी देयर थ्रू आउट द प्रैक्टिस ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। चाहे वो फिर किसी भी रोल में हो, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हो, एज अ रिसर्चर काम कर रहा हो, एज अ टीचर काम कर रहा हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हो, ठीक है। So fairness and justice entitles all persons to access to and benefit from the contribution of psychology and to equal quality in the processes, procedures and services being conducted, ठीक है, regardless of their age, race, gender, background, socioeconomic status. Now moving to the last ethical principle, that is रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट। ये अगेन हमारा जो प्रीवियस प्रिंसिपल है उसी की कंटिन्यूएशन में है, जो कि ये कहता है कि रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी, ठीक है, ये सबसे पहले लोगों को चाहिए होती है, ठीक है। और हम सब
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एथिकल, कि हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल लाइफ में भी एथिकली रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइबली उनको डील करना स्टार्ट करें, तो हमारे रिलेशनशिप्स ड्रामेटिकली या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा आप मिरेकल चेंज उनमें देख सकते हो। ठीक है, ये तो एक जनरल सेइंग है ही, ये हमारी रिलीजियस टीचिंग भी हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा उस साइड पर भी देखें तो। लेकिन ये एक प्रोफेशनल रोल में भी इसको इसलिए अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके रैपो को बहुत अच्छा फॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, और आप लोगों को एज अ पर्सन उनके कैरेक्टर को बेसिकली आप उनकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हुए उनको डील करना स्टार्ट करते हो, और उस प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट जब आप लेना स्टार्ट करते हो, उस इंसान को उस प्रॉब्लम के साथ एक्सेप्ट करते हो, और रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या जो भी उनकी नेशनैलिटी है, जो जिस किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ वो हैं, डिसेबिलिटी है उनको या नहीं है, जिस किसी भी लैंग्वेज को वो फॉलो करने वाले हैं, जो भी उनकी एक्सेंट है, या जो भी उनके कल्चरल एथनिक वैल्यूज हैं, रेस आइडेंटिटी या जेंडर रोल वगैरह जो भी उनका है, इन सब को साइड पर रखते हुए एक प्रोफेशनल रोल अडॉप्ट करते हुए आपको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के एलिमेंट को मेंटेन करना है, ताकि आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको ऑब्जेक्टिव बना सकें। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट जिस किसी भी रोल में होगा, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा वो एथिकली अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकेगा, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग सिचुएशंस हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेगा, और अपने क्लाइंट की भी बेटर वेलबींग के लिए वो काम कर सकेगा। सो दीज वर द 5 बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर डोमेन ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करता हो या लिंक करता हो या उसको प्रैक्टिस करता हो, उन्हें अपनी प्रैक्टिस में इंटाइटल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स की, जो कि प्योरली रिलेटेड हैं काउंसलिंग से और थेरेपी से। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कॉम्पिटेंसी की। ठीक है, अक्सर सुना होता है ना कि जब भी हम किसी क्या कह सकते हैं कि जब हम खुद भी जब एक्चुअली किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जा रहे होते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल बुखार हो गया है या कोई नेजल ब्लॉकेज वगैरह में अगर फेस कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं किसी एएनटी के पास जाऊँ। क्यों? क्योंकि भाई वो बंदा उस चीज में ट्रेंड है, तो डेफिनेटली वो उसमें कॉम्पिटेंट भी होगा। अब मैं क्या करूंगी कि उस चीज से रिलेटेड जो है शायद मैं इंटरनेट के ऊपर सर्च भी करूंगी कराची में कौन कौन से अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट्स हैं, तो फिर शायद उनकी कॉम्पिटेंस लेवल को देखते हुए, उनकी प्रैक्टिस को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए मैं किसी एक को ऑप्ट करूंगी। ठीक है, द सेम थिंग गोज विद साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कि आपको काउंसलिंग या थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले तो उसका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इस चीज में रही होगी, उसको जो एडवांस असेसमेंट है वो आती होगी, रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं किसी रिपोर्ट के, हर एक चीज की डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके साथ साथ उसने सुपरविजन इतनी ली होगी अपनी क्या कह सकते हैं थ्रू आउट द ट्रेनिंग और थ्रू आउट द स्पेशलाइजेशन, उसकी उन लैकिंग्स को पॉलिश किया गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आपकी थेरेप्यूटिक स्किल्स को, आपकी काउंसलिंग रिलेटेड स्किल्स को पॉलिश करती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज अ काउंसलर और एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहा होता है, तो वो हमेशा उन थेरेपी जब भी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो उन तमाम सर्विसेज, टीचिंग्स और रिसर्च कंडक्ट्स और उन तमाम चीज़ों के साथ बेसिकली स्टिक रहता है जिसमें उसकी ट्रेनिंग रही होती है, जिसमें उसकी एक्सपर्टी रही होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज और हर एजुकेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक एथिकल कंडक्ट होता है कॉम्पिटेंस से रिलेटेड, जो कि आपको हमेशा मेंटेन करना है कि आपकी एजुकेशन की बेस के ऊपर जो आपकी ट्रेनिंग रही है, जो भी सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस आपका रहा है, सुपरविजन में आपने जो अपनी स्किल्स पॉलिश की हैं, और जो आपकी डिग्री इंटेल करती है कि हाँ आपने इन चीज़ों में कमांड हासिल की है, आप उन्हीं सर्विसेज को कॉम्पिटेंटली किसी भी पॉपुलेशन के साथ जब आप
कांटेक्ट में आ रहे हो, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, या चाहे ग्रुप सेटिंग में, तो आप उन चीज़ों के साथ स्टिक रहोगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं कि हर जगह पर हमारे पास स्पेशलिस्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। व्हाट अबाउट दोज एरियाज जहाँ पर जैसे हम देखें तो इंटीरियर पंजाब हो गया, या आई थिंक चारों ही सूबों में ऐसी अनफॉर्चुनेटली ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर के एजुकेशन रेट इतना हाई नहीं है, ठीक है। या शायद ये कह लें कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज इतनी ज़्यादा स्कार्स हैं कि शायद जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी कोई स्पेशलाइजेशन ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में देखें, एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना, उसको माइंडफुली बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना है, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट वगैरह को यूज़ करते हुए। पहले तो वो कोशिश करे कि वो जो भी सर्विसेज वहाँ पर वॉलंटियरली प्रोवाइड करना चाह रहा है, या लोगों की उस एरिया में स्टेट कैसी है या सिचुएशन वहाँ पर कैसी चल रही है, उस चीज़ को इवेल्युएट करते हुए सबसे पहले तो ये कि वो उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करे, ठीक है। किसी भी टेक्निक को अगर वो अप्लाई करना स्टार्ट करना चाह रहा है, ये बहुत ऐसा एथिकल डायलेमा है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुली डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये उन एक्सट्रीम सिनेरियोज की बात हो रही है जहाँ पर के कोई बहुत ट्रेन्ड प्रोफेशनल आपके पास अवेलेबल नहीं है और इमिडिएटली आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। तो उस सिनेरियो की बात है ये, हर एक सिनेरियो में ये चीज़ फिट इन नहीं होती है। तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को अपनी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हुए, फर्दर पॉलिश करते हुए, उनके ऊपर खुद से ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह को इनिशिएट करते हुए उन स्किल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करना है किसी के भी ऊपर, ठीक है, ताकि वो अपना एक प्रोफेशनल रोल जो है बेनिफिसेंस का, उसको मैक्सिमाइज करने का, बेनिफिट्स को उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, साइकोलॉजिस्ट प्लानिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज, टीच और कंडक्ट research involving population areas, techniques or technologies new to them, undertake relevant education, training, supervised experience and consultation or study, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है, when psychologists are asked to provide services to individuals for whom appropriate mental health services are not available and for which psychologists have not obtained the competence necessary, psychologists with closely related prior training or experience may provide such services in order to ensure that services are not denied if they make a reasonable effort to obtain the competence required by using relevant research, training, consultation or study, ठीक है। सो उस प्रोसेस के लिए उस वक्त उस सिचुएशन में मौजूद एक साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, किसी सुपरवाइजर को भी कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, उसकी हेल्प लेकर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों में से कोई किसी इंसान का किसी ऐसे एरिया में जाने का इत्तेफाक होता है जहाँ पर के बहुत ज़्यादा डाइवर्स सेटअप है, या ये कह लो कि इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों के पास और मिनिमल लेवल ऑफ हेल्प आपको लगता है कि आप उनकी कर सकते हो, या आप उनके ऊपर कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई करना चाह रहे हो, या कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हो, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, जो आपसे सीनियर है या आप समझते हो कि इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है, आपको उससे कंसल्ट करना है, ताकि आप जो चीज़ आगे जाके उनकी वेलबिंग के लिए जो प्लान करना चाह रहे हो उसको क्लियर कर सको, और वो इंसान आपको सही तरह से गाइड कर सके कि हाँ, आप इस चीज़ को किस तरह से बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हो उस पॉपुलेशन पे। ओके, so now the next point is personal problems and conflicts. अच्छा, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बार बार एक साइकोलॉजिस्ट की कि उसको अपना प्रोफेशनल रोल किस तरह से अडॉप्ट करना है, किस तरह से वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा एंड ऑल दैट, तो मैंने बहुत इनिशियली एक बात कही थी कि माइंड बॉडी का एक रिलेशन है, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट जितना ज्यादा अपने किसी क्लाइंट के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में अवेयर होगा कि मेरे पास ये क्लाइंट जो है किस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है और मुझे कितना टेक्टफुली इसको डील करना है, या किस तरह का थेरेप्यूटिक प्लान, ट्रीटमेंट प्लान इसके साथ मुझे लेकर चलना है, उसके साथ साथ एक थेरेपिस्ट को अपनी नो हाउ भी होनी चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ की नो हाउ भी होनी चाहिए, उसको उस इंसान की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए या केस के ऊपर इतनी ज़्यादा कमांड होनी चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से पता हो कि मेरी कॉम्पिटेंस इतनी है भी या नहीं, कि मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ट्रिगर ना हो जाएं केस को प्रॉपर्ली डील करते हुए, या इस केस को डील करते करते कौन कौन से ऐसे हर्डल्स मैं फेस कर सकता हूँ
जो कि शायद मुझे खुद ऐसा लगता है कि मुझे उन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो एक साइकोलॉजिस्ट जो है कभी भी ऐसी किसी भी एक्टिविटी को इनिशिएट नहीं करता जिसमें कि उसको ऐसा लगे कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हिंडर करेंगी मेरी प्रैक्टिस को, और मैं अपने क्लाइंट की वेलबींग के लिए शायद परफेक्टली परफॉर्म ना कर सकूं। तो मतलब ये कि वो अपने इनर डायनामिक्स और अपनी मेंटल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा अवेयर होता है एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? या समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने थेरेपी स्टार्ट की, काउंसलिंग स्टार्ट की किसी क्लाइंट की, बहुत सक्सेसफुली इनिशियली चल रही है, लेकिन लेटर ऑन जाके आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जो प्रोग्रेस थी, अब एक प्रॉब्लम ऐसा अराइज़ हुआ है, उसकी वजह से वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही तरीके से डील नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो वहाँ पर उस पॉइंट पर आपको अपने आप को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना है कि ऐसी कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो कि मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर आपको अपनी पर्सनल उन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है? या आपको ऐसा लग रहा है कि फिर भी उन चीज़ों के ऊपर काम करने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो क्लाइंट की बेस्ट इंटरेस्ट में आप क्या डिसीजन ले सकते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड में है, या आप जो है इस चीज़ के साथ डील नहीं कर सकोगे, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है? क्लाइंट की जो मेंटल वेलबींग है, उसके बेटर इंटरेस्ट में आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपनी मेंटल स्टेट, अपने इनर डायनामिक्स जो भी आपके चल रहे हैं, जो आपकी इमोशनल स्टेट है, स्ट्रेस की वजह से भी समटाइम्स इंड्यूस्ड होती है साइकोलॉजिस्ट्स में, क्योंकि कांस्टेंट प्रैक्टिस वगैरह, इससे भी आपको थोड़ी-सी ब्रेक चाहिए होती है, ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी पर्सनल लिमिट्स, आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़, अपनी जो स्किल्स हैं, उनकी क्या लिमिट्स हैं, इन सब चीज़ों से अवेयर होते हुए क्लाइंट के बेटर इंटरेस्ट में डिसीजन लेना है। ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, हाँ, हम अब फाइनली प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंसर्न होता है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, देखिए जब भी कोई एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, नो मैटर किस एज ग्रुप का है, किस रेस से है, कोई थर्ड पार्टी उसे लेकर आ रही है या वो खुद आपको अप्रोच कर रहा है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है? एक साइकोलॉजिस्ट जिस भी पर्पस के लिए, असेसमेंट के पर्पस के लिए या थेरेपी के पर्पस के लिए, जितनी भी हिस्ट्री प्रॉबिंग उससे कर रहा है, जो भी टेस्ट वगैरह उससे उसके ऊपर रन कर रहा है, एडमिनिस्टर करवा रहा है, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब प्रोटेक्ट करना, उनका कॉन्फिडेंशियल रखना, ये एक साइकोलॉजिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो प्राइमरी मतलब ये कि ये बहुत ही ज़्यादा बुनियादी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके समटाइम्स आपके कोलीग्स होते हैं, तो आप उनके साथ भी शायद फ्रैंकनेस में डिस्कस कर लें कुछ चीज़ें वगैरह, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको जो है मना किया गया है कि ऐसी किसी भी चीज़ से आपको रिफ्रेन करना है। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। ओके, सो तो ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपने इन प्राइमरी ऑब्लिगेशंस के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बहुत एथिकली स्टिक रहता है, और चाहे किसी भी मीडियम में उसको उसके पास वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो, टेप रिकॉर्डिंग में हो या कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह हो, उन सब को कॉन्फिडेंशियल रखना, प्रोटेक्टेड रखना, सेफ रखना फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, या उस केस की बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करने के लिए बेसिकली हम उससे कोई भी टेस्ट वगैरह एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? उसके साथ साथ फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की भी तो कुछ लिमिट्स हो सकती है ना। हमारे पास पॉपुलेशन हर तरह की आ रही है, व्हाट इफ हम किसी ऐसी पॉपुलेशन को डील कर रहे हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि अभी अपनी मेंटल स्टेट में वो शायद इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, या शायद मैच्योरिटी का वो लेवल नहीं है कि वो अपने लिए कोई बेटर क्या कह सकते हैं कि डिसीजन ले सकें, बेटर पाथ चूज कर सकें, या अपने बारे में ऑथेंटिक चीज़ें हमें रिपोर्ट कर सकें। शायद उनकी मेंटल लिमिटेशन हो सकती है, इमोशनल लिमिटेशन हो सकती है वो। तो ऐसी सूरत में आपको अपने क्लाइंट को, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स जो है वो बताना, वो डीब्रीफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? ऐसी सूरत में एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो डिस्कस करता है उस इंसान के साथ कि किस एक्सटेंट तक जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन को जो
है कॉन्फिडेंशियलिटी को वो ब्रीच कर सकता है। वो तब ऐसे होता है कि जब माइनर केसेस हमारे पास आते हैं, माइनर केसेस हम कहते हैं उन केसेस को जो कि अभी एडल्टहुड को अटेन नहीं किए हुए होते, ठीक है, एडोलेसेंस में होते हैं या वो भी बच्चे होते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सस्पेक्टेड होती हैं और वो चीजें जो हैं हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं उनके जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उनके आगे, लेकिन वो उनकी बेटर इंटरेस्ट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई ऐसा केस आता है जो कि जिसमें हम अब्यूज सस्पेक्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज किसी बहुत सिग्निफिकेंट अदर से या किसी ऐसी सेटिंग से जहां पर कि बच्चे को बार बार एक्सपोज किया जाता है। तो वो चीज किस हद तक खतरनाक है उस बच्चे के लिए, या शायद वो उन किन फियर्स की वजह से वो डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है अपने पेरेंट्स के आगे या अपने अथॉरिटी फिगर्स के आगे, तो ऐसी सूरत में आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है और उस इंसान के आगे डिस्क्लोज भी करना है कि किस सूरत में आप कॉन्फिडेंशियलिटी को या उस इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर सकते हो या किसी दूसरे इंसान के आगे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और उसका मकसद क्या है, और मकसद हमेशा क्या होता है, क्लाइंट का बेटर इंटरेस्ट, क्लाइंट की वेलबींग और क्लाइंट के हक में बेहतर डिसीजन लेना और उसको प्रोटेक्ट करना किसी भी हार्म से, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होता है और अगर ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं उसको रोल देते हैं कि आपको हमारे एम्प्लॉयर्स की जो है इन स्किल्स के ऊपर हमें थोड़ा सा जो है वो टैप करके बताना है कि हम वो इस स्किल के ऊपर कहाँ लाए कर रहे हैं और हम उनकी इन स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी एक साइकोलॉजिस्ट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत एथिकली प्रेजेंट कर देगा उन क्लाइंट्स के आगे कि ये इंफॉर्मेशन इस पर्पस के लिए ली जा रही है और हो सकता है कि आगे जाके आपके बेटर इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी है या जो भी कंसर्न पर्सन है मुझे उसके आगे ये चीजें जाके डिस्कस करनी पड़े, लेकिन दैट वुड बी फॉर योर बेटर इंटरेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ उसी तरह से जब आप एज ए स्टूडेंट काउंसलर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको फेस करनी पड़ती हैं कि बच्चे जब आपके पास आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझते हो कि आपको स्कूल की जो अथॉरिटी फिगर है उसकी नॉलेज में लेकर आनी है, बच्चा किस वजह से उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है, आगे जाके वो बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस तरह से उसको किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है और बच्चे की पर्सनल वेलबींग है वो तक अफेक्ट हो रही है और पेरेंट्स के साथ शायद वो चीज डिस्क्लोज करनी पड़े, ठीक है। और किसी भी फोर्सेबल हार्म को जब आप देख रहे होते हो कि ये क्लाइंट जो है इस स्टेज में नहीं है कि शायद वो अपनी सेफ्टी को मेंटेन कर सके, तो ये भी एक ऐसी सूरत होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि आप अपने उस क्लाइंट की नॉलेज में लाना होता है कि आपके बेटर सेफ्टी के लिए हो सकता है कि वक्त आने पर हमें ये चीज किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करनी पड़े जो कि आपके लिए बेटर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। मतलब बहुत थेरेप्यूटिक वे में आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग उस पार्टी के नॉलेज में लानी होती है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल सेटअप में आप काम कर रहे हो, चाहे वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक होकर काम कर रहे हो या चाहे आप वन टू वन सेटअप में काम कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से अब जैसे कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग और ये कह लें कि टेली थेरेपी वगैरह ये कुछ सालों से एक इमर्जिंग ट्रेंड है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में एक जो साइकोलॉजिस्ट है उसको मेक श्योर करना है कि वो जिन जिन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट्स की वेलबिंग के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर भी वो उनकी प्राइवेसी को, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिकॉर्डिंग। अच्छा, जब भी हम बात कर रहे होते हैं ट्रेनिंग की या ये कह लें कि कॉम्पिटेंस लेवल वगैरह की, तो आई थिंक कि कॉम्पिटेंसी में मैं चीज़ मेंशन करना भूल गई थी कि जब एक ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट होता है ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट तब होते हैं जब हम स्पेशलाइजेशन के पीरियड से गुजर रहे होते हैं, हमारी स्टडीज चल रही होती है, हम अपना कोर्स वर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे होते हैं, उस वक्त हम ट्रेनीज होते हैं। तो जो एक ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट होता है ना वो भी अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को जो है हमेशा हाइड नहीं करता है, ठीक है। अपने जो भी क्लाइंट है उसके आगे ऑनेस्टी से प्रेजेंट करता है कि हाँ मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ या एमएस का स्टूडेंट हूँ और मैं जो हूँ इस सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहा हूँ और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी, लेकिन
हो सकता है कि इसके बारे में जहाँ ज़रूरत पड़े मुझे अपने सुपरवाइज़र से उनकी एक्सपर्टीज़ या आपके बेटर इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लेने के लिए हो सकता है मुझे उनसे कंसल्ट करना पड़े या उनकी नॉलेज में आपका ये केस हो ऑलरेडी आपकी बेटर गाइडेंस के लिए। तो वहाँ पर जहाँ पर आप अपने कॉम्पिटेंस को क्लियरली मेंशन कर रहे हो, वहीं पर आप जब एज अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हो या समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बाद में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड होती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन वहाँ पर मैंडेटरी रखी जाती है। तो वहाँ पर भी अगर आप सेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो एथिकली आप क्लाइंट की परमिशन लेकर फिर आप उस चीज़ की रिकॉर्डिंग की तरफ आओगे। ठीक है, क्लाइंट को अपने ट्रस्ट में लेते हुए आपको उस सेशन की रिकॉर्डिंग की तरफ जाना है अगर ये एक डिमांड है उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस क्लिनिकल सेटअप की। तो ओके, एंड अगेन जब रिकॉर्डिंग आपके पास होगी तो उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना, उस चीज़ को प्राइवेट रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Now moving to the next point, that is minimizing इंट्रूजन ऑन प्राइवेसी। अच्छा, जब भी हम प्राइवेसी को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी क्लियर रखना है कि ठीक है, आपका कंसर्न ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के इन ट्रेड्स के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए या इन ट्रेड्स के ऊपर जो है आपको उनका एक्सपर्टी लेवल चाहिए। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ से रिलेटेड दूंगी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझ रही हूँ कि उस एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल शायद पास्ट में उसका कोई ट्रॉमा रहा हो जो कि रिजॉल्व हो चुका है और करंट लाइफ से उसका कोई लिंक नहीं है, तो उस चीज़ को मेंशन करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बहुत माइंडफुली एक साइकोलॉजिस्ट को डिसीजन लेना है कि उसे प्राइवेसी में जितने भी इंट्रूजन हैं उनको पहले से ही क्लियर करना है। ठीक है, इसी तरह से जब आप स्कूल सेटअप में काम कर रहे हो एज अ स्टूडेंट काउंसलर तो आपको स्कूल को पहले ही अपनी बाउंड्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको क्लियर करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो कि स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं, उस बच्चे के एकेडमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि आपको लग रहा हो कि उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। उस चीज़ को आप डेफिनेटली उनके नॉलेज में लाओगे ताकि स्कूल भी इंटरवीन करते हुए अपना एक एक्शन ले और उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। और एज अ साइकोलॉजिस्ट आप तो करोगे ही, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस बच्चे की बहुत पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप से रिलेटेड है या उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड है और वो हिंडर नहीं कर रहा है उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ या किसी और तरीके से, तो आपने उन चीज़ों को प्राइवेट ही रखना है। मतलब ये है कि प्राइवेसी में जितना ज़्यादा इंट्रूजन होगा उतना ज़्यादा उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना मुश्किल होगा। आपने उस चीज़ को आसान बनाना है अपने रोल को आइडेंटिफाई करते हुए, अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लाते हुए। ठीक है, सो साइकोलॉजिस्ट include in written and oral reports and consultation on the information germane to the पर्पस फॉर विच द कम्युनिकेशन इज मेड। ठीक है, जो पर्पस है आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक रहने का, उस पर्पस के साथ स्टिक रहते हुए आपने चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल उस हद तक रखना है। ठीक है, फिर बात आती है डिस्क्लोजर की। ठीक है, अगेन यहाँ पर वही वाली चीज़ है, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है और कुछ आवाज़ें आ रही हैं, काइंडली आप माइक को म्यूट कर दें। ओके, सो डिस्क्लोजर के पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो psychologist may disclose confidential information with the appropriate consent of the organizational client, the individual client or patient, or any other legal authority person on the behalf of the client or patient unless prohibited by the law. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शायद वो क्लाइंट खुद ऐसी स्टेट में हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी हेल्थ के बारे में सही डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। दैट बिकम्स अ पॉइंट कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना पड़ता है। और अगेन यही बात है कि आप उस क्लाइंट से पहले डिस्कस करोगे, उसकी परमिशन लोगे, कंसेंट फॉर्म में ये चीज़ें मेंशन होंगी, तो फिर ही जो है उन चीज़ों को आप एथिकली प्रोसीड कर सकोगे। ओके अनिला, आपका मैसेज मुझे मिल गया है। ओके, सो हाँ, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अनिला,
ओके, नाउ कमिंग टू द थेरेपी। देखिए, सबसे पहले जब भी आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे होते हो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के, प्रोफेशनली उस चीज़ के ऊपर काम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप सबसे पहले तो उसका इनटेक लेते हो, जिसमें आप डिटेल में उसकी हिस्ट्री लेते हो, प्रॉब्लम को हर एक एंगल से इवैल्यूएट करने की। एम आई ऑडिबल? यस अरुण। यस मैम। जी जी। ओके। सो हिस्ट्री टेकिंग हो गई, इनटेक वगैरह किसी ने भी लिया हो, अगर थेरेपी आपके पास रेफर हुई है, ठीक है, या आपने खुद अगर इनटेक वगैरह लिया है, तो थेरेपी में सबसे पहले एक चीज आती है, फर्स्ट स्टेप आता है इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें थेरेपी के जो बेसिक रूल्स होते हैं, थेरेपी या काउंसलिंग जो भी आप उसके ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट, आप जो है उस चीज को बहुत क्लियरली क्लाइंट को एक एक चीज के बारे में बताते हो कि थेरेपी बेसिकली एक ऐसा स्टेप होगा, कैसा प्रोसेस रहेगा, ये क्लाइंट की जो क्वेरीज होती हैं थेरेपी से रिलेटेड वो आप रिजॉल्व करते हो। ठीक है, ये एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होगा, या फी स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, अगर जो बंदा आपको यहाँ पर लेकर आया है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी या नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया होगा, और आप थेरेपी से क्या बेनिफिट्स ले सकते हो, और ये कितना लंबा प्रोसीजर होगा। इन सब चीज़ों के बारे में एक रिटन फॉर्म में भी जो है एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट रखा जाता है थेरेपी का, जिसमें कि आप क्लाइंट से साइन कराते हो। लेकिन हर एक चीज़, जो भी पॉइंटर्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड से रिलेटेड या उस क्लिनिक की डिमांड से रिलेटेड होते हैं, वो सब उस पर मेंशन्ड होते हैं, उनका फी स्ट्रक्चर वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, ये सब कुछ जो कि आप उस क्लाइंट की पर्सनैलिटी में इंस्टिल कराना चाह रहे हो, या जो भी आप समझते हो कि थेरेपी के बेसिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, वो सब आप उस क्लाइंट की नॉलेज में लेकर आते हो। ठीक है, जैसे कि टाइम को जो है हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जिस सेशन का टाइम जो रखा जाएगा उसी टाइम पर वो सेशन स्टार्ट होगा, और जिस जो उसका एंड टाइम होगा, बाय दैट टाइम ही सेशन एंड होगा। रिलेशनशिप आपका उस क्लाइंट के साथ जो है प्रोफेशनल होगा। ये सब चीज़ें जो हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मेंशन की जाती हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर, जो कि काउंसलिंग और थेरेपी दोनों के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, when obtaining informed consent for treatment for which generally recognized techniques and procedures have not been established। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास क्लाइंट आते हैं जिनकी एज सच कोई established टेक्निक्स नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उस चीज़ की ट्रीटमेंट आप उनको दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आईडी के साथ एक बच्चा है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो भी उसका स्पेसिफायर है, आपको बीइंग अ क्लिनिशियन पता होगा कि इस बच्चे की क्या एज लिमिट है और किस तरह से लिमिटेशंस आप लोग फेस कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस में। तो ठीक है, आपको बहुत रियलिस्टिक रहते हुए आपने उस बच्चे के पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको रिजॉल्व करना है। ठीक है, कि आप आईक्यू जो है, आईक्यू कभी भी किसी बच्चे का बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, उसकी जो हाँ एग्जिस्टिंग आईक्यू है उसको ही आप पॉलिश कर सकते हो डिफरेंट टेक्निक्स, बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक्स को यूज करते हुए। लेकिन आप उस बच्चे की अगर ये एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो कि उस बच्चे का आईक्यू बढ़ेगा, तो ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेरीज को रिजॉल्व करना है, या अगर वो कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल मेमोरी ठीक हो जाए या मेमोरी स्पैन उसका बढ़ जाए, तो उसके लिए वो किसी स्पेसिफिक टेक्निक की डिमांड कर रहे हैं, और वो टेक्निक अगर इतनी ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं है या उसके ऊपर रिसर्च वर्क कम है, तो आप ये सारी लिमिटेशंस जो है रियलिस्टिकली आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन लेते हुए आप उस चीज़ को उनकी नॉलेज में लाएं, और उनका जो अप्रूवल है वो शामिल हो। ठीक है, और अगेन कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लाइंट को। Okay, so next point that we have is therapy involving couple और family। अच्छा, बहुत दफ़ा फैमिली काउंसलिंग के लिए, फैमिली थेरेपी के लिए लोग आते हैं, तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है और ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है फैमिली में से जो कि पोटेंशियल रिस्क पर है, बेसिकली द पर्सन हु एक्चुअली नीड्स थेरेपी। ठीक है, जिसके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम है, किसको एज अ क्लाइंट मुझे रिकग्नाइज करना है, और फिर उस इंसान का बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कैसा रिलेशनशिप है, और किस तरह से वो चीज़ अफेक्ट हो रही है, कहाँ पर मुझे जो है लोगों को इंडिविजुअली डील करना है उनके पर्सनल मैटर्स के साथ, और कहाँ पर मुझे उनके कंबाइंड सेशंस लेने हैं। सो ये तमाम मैटर्स आते हैं जो कि बीइंग एन एक्सपर्ट, जिनके ऊपर आपको इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं, बीइंग अ फैमिली काउंसलर और बीइंग अ फैमिली थेरेपिस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आप जब एक फैमिली को डील कर रहे हो, तो आपने अपना इंडिविजुअल रोल
हर एक इंसान के साथ किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ठीक है। समटाइम्स इस तरह से भी हो रहा होता है कि ट्रांसपेरेंस इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि किसी एक पर्सन के साथ जो है हो सकता है एक थेरेपिस्ट पोटेंशियल रिस्क पर हो कि उसके साथ वो ज़्यादा रिलेट कर जाए, ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट फिर वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइबली ही थेरेपी को स्टार्ट करते हुए ही ऑब्जेक्टिव रहते हुए अपने अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करना और फिर फैमिली को कम्युनिकेट करना कि एज अ फैमिली काउंसलर और एज अ फैमिली थेरेपिस्ट आपके क्या लिमिटेशंस हैं और आपका रिलेशनशिप हर एक इंडिविजुअल के साथ जो भी उस फैमिली में है उसके साथ कैसा रहेगा, और वो कैसा होगा, वो कोलैबोरेटिव होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी हर एक फैमिली मेंबर की, ठीक है। और सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में ब्रीच की जाएगी जहां पर हार्म को मिनिमाइज करना और बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना जो है बेसिक मोटो होगा फैमिली काउंसलर या फैमिली थेरेपिस्ट का। ओके, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप थेरेपी। अच्छा, ग्रुप थेरेपी करते हुए कुछ बेसिक इसकी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने कंसिडरेशन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ग्रुप थेरेपी हमेशा तब ऑप्ट की जाती है जब ग्रुप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हों, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉब्लम। हो सकता है कि एज ग्रुप को भी समटाइम्स कंसिडर करना पड़े, उसके साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी शायद कंसिडर करना पड़े, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा बड़ा अगर आप ग्रुप ले लोगे थेरेपी में तो शायद आप उसको रियलिस्टिकली सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए अगेन आपको बहुत माइंडफुली डिसीजन लेना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए उस ग्रुप में फॉर द थेरेपी, और उनकी प्रॉब्लम का नेचर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो हूँ काम कर रही हूँ एंगर मैनेजमेंट के ऊपर और मेरे पास ग्रुप में डिप्रेशन के पेशेंट्स भी हैं, एडीएचडी के साथ लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ लोग भी हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी लोग हैं। तो ऐसी थेरेपी काम कर नहीं सकती ना, क्योंकि नेचर ऑफ प्रॉब्लम हर एक की अलग अलग है। तो ग्रुप थेरेपी को सक्सेसफुल रखते हुए सबसे पहले तो ये है कि उनमें उनकी प्रॉब्लम में सिमिलैरिटी हो, पर्सनल लेवल के ऊपर सिमिलैरिटी हो, एंड देन अगेन ग्रुप थेरेपी को एडमिनिस्टर करते हुए या स्टार्ट करते हुए आपको पार्टिसिपेंट्स को जब भी कोई रोल असाइन कर रहे हो तो आपको उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखना है, ठीक है। अगेन उनकी जो बेनिफिट और जो उनका इंटरेस्ट वगैरह है उसको पहले प्रायोरिटाइज करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लेटर ऑन जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और ये ग्रुप थेरेपी की जो प्रोग्रेस है उसको भी स्टॉप कर सकती हैं। उसके साथ साथ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जो भी ग्रुप थेरेपी में असाइन की जा रही हूँ पार्टिसिपेंट्स को, वो यूनानिमसली असाइन की जा रही हूँ रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिसिटी, वैल्यूज और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट किसी को भी फील ना हो और ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप वहाँ पर मेंटेन रहे। Okay. Now the next point is providing therapy to those served by other people. अच्छा, sometimes ऐसे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं जो कि multiple professionals के साथ अपनी problem की वजह से consult कर रहे होते हैं, such as हो सकता है कि कोई client जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भी जा रहा हो, साइकाइट्रिस्ट के पास भी जा रहा हो, और उसकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे मसले भी चल रहे हों कि उसको उसके लिए लीगल कंसल्टेंसी भी लेनी पड़ रही हो। तो ऐसी सूरत में एक जो थेरेपिस्ट है उसको अपने रोल के साथ जो है ऑनेस्ट रहना है, और जहां उसे लगे कि क्लाइंट की बेटर इंटरेस्ट के लिए उन्हें इन जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ उसे कंसल्ट करना पड़ेगा, तो वो उनके साथ एक मीटिंग रख भी सकता है। बट जो प्रॉब्लम उस स्पेसिफिक रोल को अडॉप्ट किए हुए प्रोफेशनल के साथ उसे लगता होगा कि उसकी नॉलेज में लाना ज़रूरी है कि वो उसको ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के ऊपर दे सकता है, सिर्फ पर्पस वो होगा कि उस क्लाइंट की ट्रीटमेंट को आगे वो किस तरह से लेकर चले, उसको बेनिफिट किस तरह से वो पहुंचाए, तो तभी वो इस चीज़ को ऑप्ट कर सकता है। तो उसके साथ साथ बहुत दफ़ा अगेन हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि शायद डिवोर्स का केस हो, और वो क्लाइंट जो है शायद समटाइम्स आपको ये भी कह रहे हो कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे 3 दफ़ा डिवोर्स दे चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं डिवोर्स की एक ही काउंट होगी, तो हमारी डिवोर्स हुई या नहीं हुई। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके एक्सपर्ट आप नहीं हो,
ठीक है, जिसकी जिसकी के बेसिकली जो आपका रोल क्या है थेरेपी का, बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप उसकी असेसमेंट कर सकते हो, आप उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन ये जो भी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं या जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, ये चीज आपके उस प्रोफेशनल रोल के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो वहां पर आपको अपनी प्रोफेशनल बाउंड्री उस क्लाइंट को एथिकली कम्युनिकेट कर देनी है कि ये आपका एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा मसला है जो कि एक अलग प्रोफेशनल जो है वो ही इसके बारे में आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकता है बेस्ड ऑन हिज और हर नॉलेज, रिसर्च एंड एजुकेशन। और इस चीज की रिसर्च एजुकेशन वगैरह मेरी इस एरिया में नहीं है और ना ही ये मेरा प्रोफेशनल रोल है। हाँ, उस चीज की वजह से जो डिस्ट्रेस आपको कॉज हो रहा है उस चीज को रिड्यूस मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि कुछ चीजें हैं जो कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ हैं, जिसमें कि सेक्सुअल इंटीमेसीज विद करंट थेरेपी क्लाइंट, सेक्सुअल इंटीमेसीज विद relatives or significant other of current therapy client or patient, therapy with former sexual partners वगैरह। ठीक है, ये देखें कुछ ऐसे डायलेमास वगैरह हैं जो कि पर्सनल लाइफ में एक साइकोलॉजिस्ट की लाइफ में आ सकते हैं, या जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा हो वहाँ पर भी समटाइम्स आ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस ये दोनों चीज़ें होती हैं। आई एम होपिंग कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूंगी। मैं इसको यहीं पर सम अप करूंगी कि वो चीज़ें जब इंटरफेयर होती हैं तो सेक्सुअल इंटीमेसीज वगैरह समटाइम्स क्लाइंट की तरफ से तो आती हैं, लेकिन जब काउंटर ट्रांसफेरेंस होती है तो थेरेपिस्ट की तरफ से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ कम होती है, लेकिन फॉरेन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कुछ कल्चरल वेरिएबल्स की वजह से रिपोर्ट होती है। तो खैर, अपने ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल रोल को मेंटेन करते हुए एक साइकोलॉजिस्ट को अपने लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि उसको इस तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जाने की परमिशन नहीं होती है, और उसका मकसद एक ही होता है ताकि रिलेशनशिप सब्जेक्टिव रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना हो, अब सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ना आए रिलेशनशिप में। जहां पर सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट आ जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी, तो रिलेशनशिप प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। साइकोलॉजिस्ट अपने रोल को और अपने प्रोफेशनल रोल को और पर्सनल रोल को मर्ज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट का अगर रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है अपने क्लाइंट के किसी रिलेटिव के साथ, तो क्या होगा? एक रिलेशनशिप की अलग डिमांड होती है, एज वी ऑल नो। एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें, एक्सपेक्टेशंस वगैरह अनकॉन्शियस लेवल पर और कॉन्शियस लेवल पर डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, और मैनिपुलेशन भी कुछ चीजों की हो रही होती है। तो वो चीजें जो है एट रिस्क पहुंचा देती हैं एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस को। तो इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए, और एक साइकोलॉजिस्ट की पर्सनल वेलबींग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और अपनी प्रोफेशनल रोल को उस वक्त आइडेंटिफाई करे और इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखे, अपने क्लाइंट के और अपने प्रोफेशनल रोल को मेंटेन रखते हुए। यस, इट इज आवर लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट स्लाइड है ये हमारी। ओके, फिर एक ऐसा केस आता है जिसमें सेक्सुअल इंटीमेसीज विद फॉर्मर थेरेपी क्लाइंट या पेशेंट, ये कुछ ऐसा एक एथिकल डायलेमा अराइज होता है। अच्छा, ऐसे केसेस में जो है अगेन यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है मना किया जाता है, लेकिन एक एपीए ने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि जिसमें 2 साल का पीरियड जो है वो क्रूशियल कंसीडर किया जाता है, कि जिसमें अगर उस थेरेपिस्ट का कोई कांटेक्ट नहीं रहा है थेरेपी खत्म होने के बाद, और थेरेपी को सक्सेसफुली एंड करने के बाद उस क्लाइंट के साथ कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं रहा है, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप या कोई सेक्सुअल अफेक्शन वगैरह उसकी नहीं रही है। ओके, सो जो है उसमें हाँ, 2 साल का जो इंटरवल पीरियड है, ये बताता है कि एक साइकोलॉजिस्ट को अपनी बेसिकली बिल्कुल, अगर वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहा है, कोई भी सेक्सुअल अफेक्शन, कोई भी इंटीमेसी वगैरह उसकी नहीं रही है, और वो क्लाइंट भी अपने उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर चुका है एथिकली और प्रोफेशनली, वो रिलेशनशिप जो है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप अगर एथिकली एंड हुआ था, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक साइकोलॉजिस्ट को वो जितनी भी एथिकल गाइडलाइंस हैं, जो भी एथिकल गाइडलाइंस हैं, उन सब को जवाब देते हुए, अकाउंटेबल होते हुए
उनको फिर इस रोल में आने की परमिशन होती है, ठीक है, जिसमें कि उस साइकोलॉजिस्ट की अपनी पर्सनल जो लाइफ हिस्ट्री रही होती है, उसकी जो अपनी पर्सनल जो डायलेमास वगैरह चल रहे होते हैं, जो डायनामिक्स वगैरह चल रहे होते हैं, उस क्लाइंट की जो डायनामिक्स वगैरह करंट चल रहे होते हैं, उन सबको इवेल्युएट वगैरह किया जाता है, और फिर उसके बाद एपीए के कोड ऑफ एथिक्स उसको अलाउ करते हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर या इस तरह के रिलेशनशिप में आ सकता है। ओके, सो टर्मिनेटिंग द थेरेपी को जब आपको लग रहा हो कि हाँ आपके जो भी थेरेपी के गोल्स थे म्यूचुअली जो स्ट्रक्चर्ड थे, वो टाइमली आप एथिकली प्रोफेशनली उनको उन गोल्स को मीट कर चुके हो, आपका क्लाइंट जो है बैक टू द लाइफ नॉर्मली इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना स्टार्ट कर चुका है, तो फिर आपकी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने और उस क्लाइंट के पर्सनल टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए, टाइम मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए और पर्सनल रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करते हुए उस थेरेपी को सीसेट करें। और सिसेशन से पहले सिसेशन का भी टर्मिनेशन का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, जिसमें कि आप जो है उसके फॉलोअप सेशंस रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस क्लाइंट की थेरेपी टर्मिनेट करते हैं, जिसमें आप उसकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है उसको माइंडफुली इन्विजिलेट कर रहे होते हैं।